कर लेंगे। ईपीएस के एमसीक्यूज की तरफ आए, पेज नंबर, मेक द थिंग्स इंटरेस्टिंग, पेज नंबर इधर किधर है? अब किसी तरह हमने आपको पता है रेशोस का एक सवाल भी परसों होमवर्क में दिया हुआ था, वो भी डिस्कस करना है। पढ़ें जी, पेज नंबर बता दो। 484। Which of the following would included when calculating diluted EPS? Working number 3. Working number 3. All potential ordinary shares. नहीं, कुछ potential ordinary share dilutive होते हैं और कुछ तो all तो नहीं. Share options are always included. Share options भी कभी कभी हम exclude कर देते हैं जब आउट ऑफ मनी तो ना बोले, हमारे को समझ नहीं आती, जब इशू प्राइस मार्केट प्राइस से भी ज्यादा हो। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स डालें अगर वो डाई, ओहो, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स में शेयर ऑप्शंस तो नहीं आएंगे फिर? प्लीज नहीं, ऐसे ना करें। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आपको मैं बताऊं क्या होते हैं। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स मैंने आपको बताया था, ये 3-4 चीजें होती हैं। convertible loans, convertible preference shares, redeemable, irredeemable, convertible bonds, convertible debentures, share options and share warrants are also potential ordinary shares. Potential ordinary shares that were dilutive in both the, नहीं, ये तो शर्त नहीं है कि दोनों साल डायल्यूटिव हो, हमारे साल डायल्यूटिव हो बस काफी है, पिछले साल जो मर्जी हो। आगे चले, बस हम रिलैक्स हो जाए, टेक लगा लें जी। जी बताएं। उस साइड पे तो हम गए नहीं थे। डी ऑप्शन, एक्सेलेंट। अंडर IAS 33 EPS, which of the following is a valid reason for adjusting EPS of a prior period when a bonus issue of shares is made? जब भी बोनस शेयर इशू होते हैं, आपको पता है पिछला साल रीस्टेट होता है। बोनस शेयर प्रॉफिट्स बोनस शेयर तो रिटेन्ड अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, प्रॉफिट्स अर्न्ड इन प्रायर ईयर्स तो नहीं होते। ये तो ये प्रायर ईयर्स में जो प्रॉफिट अर्न होते हैं उन्हें तो कम्युलेटेड प्रॉफिट्स कहते हैं। इधर बोनस शेयर डिक्रीज द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स। असल में मेन बात पता है क्या है, बोनस शेयर डिक्रीज कई दफा कर देते हैं बाजार में शेयर्स की फेयर वैल्यू। ईपीएस रीस्टेट करने की वजह यह है कि डिनोमिनेटर बढ़ रहा होता है और प्रॉफिट उससे नहीं आ रहा होता, चाहे शेयर कंसोलिडेशन है, चाहे शेयर स्प्लिट है, चाहे बोनस शेयर है। ईपीएस रीस्टेट करने की एक ही वजह है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, issuance of bonus shares is change in accounting policy applied retrospectively। ये तो फिर IAS 8 में कोई बात होगी, हम तो भी इसमें हैं। बोनस शेयर इंक्रीज नंबर ऑफ शेयर्स विदाउट चेंजिंग द एंटिटीज रिसोर्सेज। पैट में इंक्रीज नहीं आती। अगला करें जी, ये बहुत मजे का। The basic EPS of Alpha Limited for the year 2023 amounts to ₹4. On January, AL issued 2 million of 14% convertible debentures, with each debenture convertible into 3 ordinary shares after 5 years. जी, working 2 करवाएंगे। Increase in
न्यूमरेटर। आगे 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 जी 2 मिलियन इंटू ₹100 फेस वैल्यू है इन, अच्छा अमाउंट ही दी हुई है ₹2 मिलियन, ओके, इंटू 14%। वो नहीं है, टैक्स रेट नहीं है, चलें फिर ठीक है, फिर इंक्रीज इन डिनोमिनेटर, सबर हौसला, ₹2 मिलियन डिवाइडेड बाय ₹100 ईच, ₹2 मिलियन डिवाइडेड बाय ₹100 ईच इज इक्वल टू कितने शेयर्स? 0 पॉइंट नहीं बस 20,000 ना बताओ अब, 2 मिलियन डिवाइडेड बाय ₹100 बताओ। 0.02 मिलियन हमने इशू किए हुए डिबेंचर्स, एंड ईच डिबेंचर is convertible to 3 ordinary shares after 5 years at the option of holder, यानी मेरी ऑप्शन के ऊपर, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 1 इज इक्वल टू 0.06। रैंक तो वही, वर्किंग नंबर 3। Okay, what is basic EPS? Numerator, denominator, EPS 4. Okay, now debenture, numerator 0.06। ना बेटा, यहां नहीं लिखते होते कुछ भी, हम कैरी डाउन निकालते होते हैं। हम क्या निकालते हैं? अब ये 3 फिगर्स बताएं कैसे निकालूं? ऊपर एज्यूम कर लें, कुछ भी एज्यूम कर लें, कुछ भी एज्यूम कर लें। ऊपर क्या एज्यूम कर लें कि जवाब 4 आ जाए? जो मर्जी चीज दुनिया की एज्यूम कर लें। 100 डिवाइडेड बाय 25, 100 डिवाइडेड। वैसे एक और तरीका भी है, मैं वो करवाना नहीं चाह रहा, मैं क्योंकि अपने फॉर्मेट पे रहना चाह रहा हूं। एक झटका तरीका भी है, वो मैं बता देता हूं आपको जी। हमें ये फिगर सही है ना, हमने ये देखना होता है या ये वाली ईपीएस देखनी होती है डाइल्यूटेड है या नहीं, ये वाली देखनी होती है। आप बता दें बेसिक ईपीएस में क्या ले लूं? 100 डिवाइडेड बाय 25, जो मर्जी अज्यूम कर लें जी, बोलें। जी 4.4 4.0 नहीं, ये जवाब क्या आ रहा है माय डियर? 4.00 जवाब आ रहा है। ओके, आप बता दें 4.0015। असल में हमने ना ऊपर बहुत बड़ी फिगर एज्यूम कर ली है, तो अब जवाब हमें एग्जैक्ट देना पड़ेगा। अब ये ईपीएस डाइल्यूट नहीं हो रही, एंटी डाइल्यूट हो रही है। जब ये मसला आ जाए तो फिर पॉइंट से आगे डिजिट ले जाएं आगे से आगे तक। लेकिन वो फिर भाई का मशवरा अच्छा था कि फिगर ही कुछ छोटी एज्यूम कर लेते। आप क्या फिगर बता रहे थे? 40 डिवाइडेड बाय 10, तो फिर एकदम, लेकिन अभी भी देखें एंटी डाइल्यूट ही है। इतना आगे तक हमें क्यों जाना पड़ा? हमें कैलकुलेटर पे इक्वल टू का बटन दबा के आगे तक जाना पड़ेगा मजबूरी, क्योंकि इस डेटे में हम फिगर्स एज्यूम कर रहे हैं। आप बता दें बढ़ रही है ईपीएस या कम हो रही है? बढ़ रही है, तो बढ़ होने को तो एंटी, तो जब एंटी डाइल्यूशन हो रही हो तो इट वुड बी ₹4, उससे ऊपर नहीं जा सकते फिर, क्योंकि एंटी डाइल्यूशन हो रही है। हाँ, इससे जवाब सही आना था। आगे चलें। मैं असल में ये बताना चाह रहा था, जब एक ही आइटम हो ना, एक ही आइटम, जरा सुन लें, आज एक ही आइटम हो और ये 4 से ज्यादा हो,
तो हमेशा जो मर्जी करके देख लें ये भी ज्यादा ही आना है। वो मल्टीपल आइटम जब अपना रोल प्ले करते हैं फिर और बात है, क्योंकि 4.7 वाली चीज अपना कुछ ना कुछ तो 4 में रोल प्ले करके जाती है। जब ये 4 से ये छोड़े पर, इस तरह हमने किया ही नहीं कभी। लिव इट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स? कौन सी चीजें पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर नहीं है? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, share options with an exercise price greater than average market price। share options की exercise price ज्यादा है लेकिन मार्केट प्राइस कम है, क्या ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं या नहीं हैं? अब बात तसल्ली से सुने, जो हमने थ्योरी आपको पढ़ाई थी ना, उसमें पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर बनने के लिए बस ये होना काफी था, आपका नाम शेयर ऑप्शन होना काफी था। अब पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर हैं, लेकिन इस लाइन की वजह से आप डाइल्यूटिव ईपीएस की कैलकुलेशन में इग्नोर होंगे, बट इट डजंट मीन कि आप पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर नहीं है। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर थे तो वर्किंग 2 में हमने एक दिन लाके इनको फिर काटा था ना, पोटेंशियल थे तो इसको वर्किंग में लाए थे ना। तो दैट इज वेरी टफ एंड अजीब एमसीक्यू। दो शेयर ऑप्शंस, उस अगले में भी ये लिखा हुआ था, लेकिन उसमें हमने इसलिए इसको कहा था कि उसमें ये आगे लाइन लिखी हुई थी, तो उसने पूछा हुआ था डाइल्यूटिव ईपीएस में यूज होंगे या नहीं होंगे। यहां क्या लिखा हुआ है? डाइल्यूटिव में यूज होंगे या नहीं होंगे, या ये पोटेंशियल है या नहीं है? पोटेंशियल जरूर है, लेकिन राइट शेयर्स तो बेसिक ईपीएस में जाते हैं। अच्छा, ये किया हुआ है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, एक बात याद रखिएगा, राइट इशू और बोनस इशू दोनों का फैक्टर ना सेम रोल प्ले करता है, क्योंकि बोनस इशू में प्योरली बोनस शेयर्स होते हैं और राइट इशू में थोड़े से बोनस शेयर होते हैं। बोनस शेयर, राइट इशू, और तीसरी चीज बता दें, शेयर स्प्लिट या शेयर कंसोलिडेशन। मुझे आप ये सोच के बताएं कि किस किस सिनेरियो में मैं जिस वक्त पहली वाली फिगर रीस्टेट करता था तो बिफोर और आफ्टर की फिगर लेते थे, तो जरा सोच के बताएं आप कि बोनस शेयर में क्या होता था, स्प्लिट में क्या होता था, कंसोलिडेशन में क्या होता था। वर्किंग 1 में हम क्या करते थे वो मैं बात नहीं कर रहा, बिफोर, न्यू, आफ्टर, 3, 1, 4, yes, 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 5, 2, 7, यानी 5, every 5 became 7. कंसोलिडेशन 2. अब वर्किंग 1 में जो ओपनिंग होता है, ओपनिंग, उसके जो वेटेड एवरेज शेयर होते थे उस पे पहले लगता था मंथ फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय क्या किस पे जाता था, क्या किस पे जाता था, बिफोर किस पे जाता था, आफ्टर पे। बिफोर आफ्टर पे जाने से क्या होता था, बोलेंगे डेट के क्या, क्या डिवाइडेड बाय क्या, 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3, 2 डिवाइडेड बाय 5। अब मुझे ये बताएं कि जब ये चीजें, सवाल पढ़ लें, एन एंटिटी रिपोर्टेड अ पॉजिटिव अर्निंग इन प्रीवियस ईयर, जब ये चीजें रिवर्स मारेंगी और पिछले साल की ईपीएस को हिट करेंगी, तो ये पिछले साल की ईपीएस को कैसे हिट करेंगी? ईपीएस से ईपीएस निकालेंगे तो उल्ट करना पड़ता है ना, 3/5/7, 5/2। आप बता दें कि ये 3/4 है, जवाब पॉइंट्स में आ रहा है, ये 5/7 है, जवाब पॉइंट्स में आ रहा है, ये 5/2 है, जवाब 1 से ज्यादा आ रहा है, इनमें जवाब 1 से कम आ रहा है, इनसे
यानी ये जो भी रेशो है ये मल्टीप्लाइड बाय 80% 90% होगी, ये मल्टीप्लाइड बाय 60-70% होगी, ये मल्टीप्लाइड बाय 110-20% होगी। आप बताएं कौन सी चीज हमारी ईपीएस को बढ़ाएगी? शेयर कंसोलिडेशन। ये थी अब बात पूरी। तो ये फैक्टर लगाते हैं और इसको इधर लेके जाते हैं जब ईपीएस से ईपीएस निकालनी है। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं, झटके तरीके से याद रखें, पिछले साल की ईपीएस क्यों बढ़ जाती है कंसोलिडेशन की वजह से? पिछले साल की ईपीएस क्यों बढ़ जाती है कंसोलिडेशन की वजह से? सिर्फ कंसोलिडेशन की वजह से। मेरी पिछले साल की अर्निंग है 10,000 और पिछले साल के शेयर्स हैं 3,000। अब बताएं ईपीएस क्या आई पिछले साल? 3.33। Every 3,000 shares became 2,000. Is it split or consolidation? It is consolidation. अब निकालें ईपीएस। तो बस रट्टा मार लें इसमें कि हाँ डिनोमिनेटर कम हो, वो वाली बात तो कर ही सकते हो वो। हाँ हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स कम, कंसोलिडेशन से शेयर कम होते हैं ना। तो क्या शेयर कम होने का क्या मतलब है? ओनली डिनोमिनेटर कम हो रहा है। डिनोमिनेटर कम होने से ये बात थी। तो शेयर कंसोलिडेशन विल ऑलवेज रिजल्ट इन इंक्रीज इन प्रीवियस ईयर ईपीएस। वो नोट करना था वो। चलें जी, एमसीक्यू नंबर 16। नहीं ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ ये करेंगे। नहीं 16 आसान था। चौदह जी, कौन सी फॉल्स है कौन सी करेक्ट है? नीचे छोड़ें क्या लिखा हुआ है, कौन सी फॉल्स है कौन सी करेक्ट है? पहली सही है। ये ना चैप्टर की थ्योरी पढ़ाते हुए मैंने आपको ये बात करवाई थी कि बहुत टेक्निकल इसने पूछी बात, क्योंकि हम ना बोनस पे हर जगह मंथ फैक्टर लगाते हैं। हमारे मंथ फैक्टर लगाने की ये वजह होती है कि सवाल में सिर्फ बोनस इशू नहीं होते, और भी बड़े मसले होते हैं। उन बोनस शेयर नए के इशू पे हमने अगले शेयर निकालने होते हैं, सवाल में बड़े मसले होते हैं। लेकिन अगर एक सवाल में टेक्निकली बात की जाए तो खाली बोनस शेयर इशू हो या शेयर स्प्लिट हो या खाली शेयर कंसोलिडेशन हो और कुछ ना हो, राइट, और वो न्यू मार्केट प्राइस, तो फिर कभी भी रीस्टेट वो मंथ फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। इसकी लॉजिक आपको बताई थी। 1 जनवरी 10 को मेरे पास शेयर हैं, देखें इधर, 1 जनवरी 10 को मेरे पास शेयर हैं 10,000। अब मैंने बोनस शेयर इशू कर दिए 2,000, टोटल कितने हो गए? 12,000। अब मैं कहता हूं कि मैंने 1 मार्च 10 को बोनस शेयर इशू किए हैं। अब इस पे जब आप फैक्टर लगाएंगे, बोले कौन सा? 2/12। और इस पे लगाएंगे 10/12। और आप ये कहेंगे कि बिफोर 10 थे, देखें इधर भाई, थर्ड लास्ट रो में, भाई इधर देखें, बिफोर कितने थे? आप ही बिफोर 10 थे, न्यू आफ्टर 12। आप बताएं, ये फैक्टर लगाएं जरा।
बोनस फैक्टर किस पे पड़ा होता है? 10 पे। हमने किस पे लेके जाना है? 12 पे। अब इसका ग्रैंड टोटल करके देखें, वो 12, मतलब कि 12,000 शेयर हमेशा से ही इशूड हैं। ये चीज आप सिर्फ चेक कर सकेंगे पहले 3 सवालों में। जो स्प्लिट का जिंदगी में पहला सवाल कराया था, कंसोलिडेशन का पहला सवाल, मैंने आपको कहा था ये फिगर और ये फिगर बराबर आ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में नहीं आया करेगी। असल में ये जो हम फैक्टर लगाते हैं ना, ये दो। और मुझे एक बात और याद है, मैंने पहली क्लास में आपको 10,000 ज़रब 12/10 करके कहा था, देखें जरा क्या आ रहा है। मैंने पहली क्लास में आपको यह कहा था, 10,000 ज़रब 12/10 करके देखें क्या आ रहा है, 12,000। यानी 12,000 शेयर कब से इशूड हैं? 10,000 इंटू 12/10 इज 12,000। 12,000 का 2/12, 12,000 का 10/12 विल ऑलवेज गिव। सो लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक। 10,000 इंटू 12/10 विल गिव मी 12,000। क्लियर? क्लियर? 12,000। सो 12,000 इधर आ रहा है, ये जरब ये 12,000, 12,000 इंटू 2/12, 12,000 इंटू 10/12। That's why though we apply in numerical 2 by and we will keep on applying this, we will keep on applying this, but technically speaking, if there is only bonus shares, there is no need to apply it because it will give same result. ये लॉजिक है फैक्टर लगाने की, कि एज्यूम किया जाता है वो शेयर 2 महीने भी इशू रहे हैं। एज्यूम किया जाता है ये शेयर 12,000 2 महीने भी इशू रहे हैं। 10 महीने तो इशू रहे हैं, 2 महीने भी इशू रहे हैं। ये अजीब सी लॉजिक है, इस वजह से ये बात फॉल्स हो गई। शुड बी टाइम अपोर्शन नहीं, नो नीड ऑफ टाइम अपोर्शन। और अगली बात तो गलत है, न्यू शेयर्स इशूड फॉर शुड बी टाइम अपोर्शन फ्रॉम द, अच्छा जी ऊपर वाली बात सॉरी फॉल्स है ना, ऊपर वाली बात फॉल्स है। न्यू शेयर्स इशूड फॉर कैश शुड बी टाइम अपोर्शन फ्रॉम देयर। बिल्कुल, इनको इसलिए टाइम अपोर्शन करना है कि एक लॉजिकल सवाल कराया था, मैंने कहा था पिछले साल का पैट इतने, इस साल के पैट को भी 9/12 करो, इस साल के शेयर्स को भी 9/, क्योंकि ये टाइम अपोर्शन करना जरूरी होता है, क्योंकि इन्होंने पैट में बूस्ट देना होता है जब इशू किए थे उसके बाद, और स्प्लिट और कंसोलिडेशन और बोनस ने अर्निंग में बूस्ट, इसलिए इनको एग्जैक्ट टाइम बेस पे अपोर्शन किया जाता है। विच फॉलोइंग इज करेक्ट और फॉल्स? ईपीएस अमाउंट शुड नॉट बी प्रेजेंटेड इफ दे आर नेगेटिव। False. If basic and diluted EPS are equal, dole presentation can be accomplished in one line. कीनिया की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको दिखाई थी जी, आगे कर लें खुद ही। Which two of the following must be disclosed? Forecast earnings for the following, वो हमें कहां से पता चलनी है, अंदाजा ही लगा सकते हैं, लेकिन वो तो 5-year ट्रेंड ईपीएस का शो करना होता है, पता नहीं हमने तो नहीं पढ़ा, डिस्क्लोजर्स में तो कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ 5 साल का लफ्ज। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, बिल्कुल। अर्निंग यूज्ड इन कैलकुलेटिंग बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस, ये दोनों आप देख लीजिएगा। पास्ट पेपर क्वेश्चन 4 के अंदर हमने सॉल्यूशन में ये बनाया था नोट, सॉल्यूशन के अंदर नोट बनाया था। Which of the following statement in relation to term dilution is correct? डाइल्यूशन किसको कहते हैं? ये देखें ना, 0 इधर बोले। A reduction in earning per share is an example of dilution. जी बिल्कुल। A reduction in loss is an example, ये तो एंटी डाइल्यूशन है। नो नीड ऑफ एनी अदर एमसीक्यू। रेशोज में आए, जी माय डियर। क्वेश्चन नंबर 13, परसों का होमवर्क, परसों का होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 13। रजिस्टर खोल लें जरा दिल से, अब सॉल्व करना है। नहीं नहीं माय डियर, इसकी सिर्फ रेशोज निकलवाई थी मैंने, अंग्रेजी नहीं लिखवाई हुई, प्लीज
फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, डेटर, कैश, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, लॉन्ग टर्म लोन, ट्रेड पेबल्स एंड एक्रूड एक्सपेंसेस। उस्मान को बुलाएं भाई। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी, एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस। पढ़ें जी। ये बोले इन प्रीवियस ईयर कंपनी वाज अर्निंग a GP of 36 on sale of 100. However, in this year, it is reduced to 30 per rupees 100 of sale. या 4 rupees 100 of sale. In previous, उस्मान वो सफ़े किसी के पास वो जो 4-5 टॉपिक्स के नोट्स इकट्ठे दिए थे, किसी के पास ना हो तो हाथ खड़े कर दें, जिसमें रेशोज भी लिखी हुई हैं एंड के ऊपर, 2-3 बच्चों के लिए ले आए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोले इन प्रीवियस ईयर फॉर रुपीज 100 ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, लॉन्ग टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ये, यानी लोन और इक्विटी, वी वर अर्निंग अ रिटर्न ऑफ 51, बट नाउ फॉर एवरी 100 वी आर ओनली अर्निंग 21। जी माय डियर, हाँ ठीक है, ओके। एवरेज टाइम टू पे, previously we were paying our creditors in 30, now the credit period is extended probably and we are paying our creditors in 76 days। conclusion कोई ना निकालें, वो देखते हैं नीचे की negotiation हुई है क्या हुई है। quick ratio, for every 1 rupee of liability, rupees 1.1 quick assets are available, but now only 6 quick assets are available to pay 1 rupee of liability. Our profit was rupees 17 per rupees 1 of interest, but now we have only profit of rupees 2 for paying rupees 1 of interest। 1 रुपया इंटरेस्ट देने के लिए हमारे पास प्रॉफिट कितना पड़ा हुआ है। एसेट टर्नओवर, एसेट टर्नओवर होते हैं सेल ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो सेल ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे है तो वो हो जाएगा फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड वी आर मेकिंग सेल ऑफ 1.7 रुपीज, बट नाउ वी आर ओनली मेकिंग अ सेल ऑफ 1.2 रुपीज। इन्वेंट्री टर्नओवर, इसको थोड़ा सा जरा डेज में कन्वर्ट किया था हमने। 365 डिवाइडेड बाय 9, क्या जवाब आया था? 365 डिवाइडेड बाय 9 करना था ना, क्या जवाब आया था? 41। और 365 डिवाइड बाय 4 50, 91। प्रीवियसली our inventory turnover was 9 times, that is we, इस तरह इंटरप्रेट कर दीजिएगा इसको ऐसे, that is we are selling inventory या replacing inventory after each 141 days, but now inventory time is reduced to 4 times, but inventory turnover is reduced to 4 times. And it means that we are now replacing our stock after every 90, so inventory days have increased, resulting in decrease in inventory times turnover, which is not a better, जो कि बेटर नहीं है। क्यों नहीं बेटर? ये डेज के एतबार से ज्यादा अच्छा जरा इंटरप्रेट होता है। ओके, टाइम्स के एतबार से भी इंशाल्लाह कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब पढ़े ये मसले क्या हुए हैं। अ न्यू आउटलेट वाज इनॉग्रेटेड, ये वाला नहीं करवाया ना, पूरा लिखवा के नहीं करवाया ना, ये सवाल यही रहता है। अ न्यू आउटलेट वाज इनॉग्रेटेड, द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द आउटलेट वाज, अ न्यू आउटलेट वाज इनॉग्रेटेड, तो जब तक कि ये ना कह दे रेंट पे लिया तब तक हमने परचेज किया होगा फिक्स्ड एसेट। तो एक एंट्री जहन में ले आए, पीपी डेबिट कैश क्रेडिट।
द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द आउटलेट, ओ परचेज ही की है, पता चल गया। द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द आउटलेट वाज फाइनेंस्ड थ्रू अ लॉन्ग टर्म लोन, कैश, डेबिट, लोन, क्रेडिट। द सेल प्राइस एट न्यू आउटलेट आर केप्ट लोअर टू अट्रैक्ट द कस्टमर। सेल प्राइस लोअर रखी है ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर लें। बाकी जगह सेल प्राइस वही है, कॉस्ट पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं चीजों की। एक जगह सेल प्राइस कम कर दी है, तो बताएं जरा, पहली क्लास अटेंड की थी, एक जगह हमने सेल प्राइस कम कर दी है, बाकी जगह हमने सेल प्राइस वही रखी है, लेकिन कॉस्ट तो वही रहेगी ना। तो सेल प्राइस कम होने की वजह से जीपी परसेंटेज कम हो जाएगी, और मे बी और फैक्टर्स हो, फिलहाल नजर मार लेते हैं। 36% से कितनी हो गई है? 30%। ये जरा समझ आई है बात? पिछले सवालों में पता क्या होता था, हर आउटलेट पे ही डिस्काउंट लगाते थे हम। हमने सारे आउटलेट्स पे डिस्काउंट लगाया या इधर? द सेल प्राइस एट न्यू आउटलेट आर केप्ट लोअर। अब चीजें तो खरीदनी पड़ेंगी ना, कॉस्ट तो वही रहेगी, लेकिन सेल प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देखें एक मिसाल देता हूं, पहले आप 100 यूनिट 10 रुपए के खरीद के 100 यूनिट 13 रुपए के बेच रहे थे। अच्छा, इसकी वजह से आपकी जीपी परसेंटेज कितनी थी? 30 डिवाइडेड बाय 130, 23%। नए आउटलेट में हमने क्या किया है, नए आउटलेट में वो 100 चीजें तो बेची होंगी 13 रुपए के एतबार से, लेकिन 20 और बेची होंगी, वो बेची होंगी मैंने 11 रुपए के एतबार से। कुछ समझ आ रही है बात? लेकिन खरीदी तो वो भी इसी तरह होंगी। अब जरा बताएं जवाब। जी 1300, 1000 और 1300। जवाब 23%। ओके ठीक है, सही कहा। आगे चलें, इधर भी अच्छा, वो तो उधर की सेल है ना 1300, इधर कॉस्ट है 1300। जी 12 हाँ जी, ये 1500 जी 1520 1200 हाँ जी 320। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि सेल क्वांटिटी बढ़ने से क्यों नहीं जीपी परसेंटेज ही बढ़ते हैं लोगों की? लोग बड़े परेशान हैं दुनिया में। अक्सान को पानी दें। बताएं जी, जीपी परसेंटेजें बढ़ने से, सॉरी सेलें बढ़ने से, 100 की बजाय 120 यूनिट बेच रहे हैं, सेलें बढ़ने से क्यों नहीं जीपी परसेंटेजें बढ़ती? हमने कहा था अगर सेल बिल्कुल बराबर रहे दोनों सॉरी सेल यूनिट्स बढ़ जाएं और प्राइसेस बराबर रहे, फिर तो जीपी एग्जैक्ट सेम रहेगा। लेकिन अब सेल नए आउटलेट में ज्यादा हो रही है, लेकिन सेल तो ज्यादा हो रही है, लेकिन सेल प्राइस कम हो रही है, इस वजह से जीपी परसेंटेज। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सेल ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड परसेंटेज जो है, उसमें मुझे नहीं पता कैपिटल एम्प्लॉयड पे क्या फर्क पड़ा है, उसमें सेल इंक्रीज आएगी उसमें, क्योंकि उसमें जीपी नहीं आता, उसमें सेल आती है। सेल ऊपर होती है और नीचे होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उसमें सेल अपना रोल प्ले करेगी जरूर। सेल बढ़ गई है, सेल बढ़ गई है, लेकिन सेल बढ़ने से जीपी पे इसलिए फर्क नहीं पड़ा, नया आउटलेट खुला है, सेल बढ़ने से जीपी पे क्यों नहीं फर्क पड़ा? क्योंकि नए वाले आउटलेट में सेल प्राइस कम कर दिया। आगे चलें जी, छिक के रखें काम को। अच्छा, सॉर्ट ऑफ कुछ आप लोगों ने एंट्रीज लिखनी होती हैं तो बेशक लिख लिया करें। नया आउटलेट खरीदे और बोलें आगे,
नया आउटलेट लेने के लिए लोन लिया, और आगे बोलें तो इसकी एंट्री तो नहीं हो सकती, सेल प्राइस कम रखी है, ये 2-3 बातें। चलें लिख लेना, आप लोग तो गली लगाने लगे। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, कैश डेबिट नॉन क्रेडिट, सेल प्राइस कम हो रही है, जज्बा। लोन से इंटरेस्ट पे फर्क पड़ेगा और कैपिटल एम्प्लॉयड पे फर्क पड़ेगा। किसका डिनोमिनेटर, कौन सी? हाँ हाँ हाँ, यही तो मैं कह रहा हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड पे मुझे नहीं पता क्या फर्क पड़ेगा, यही तो मैंने बोला है, यही तो मैंने बोला है। आगे ये गाड़ी में रखेंगे सारे उतार। डिस्पाइट एन इंक्रीज इन सेल प्रमोशनल एक्टिविटीज, इसका मतलब एडवर्टाइजमेंट हैवी हुई है अक्साना, एडवर्टाइजमेंट आना हैवी आना, इसका मतलब एडवर्टाइजमेंट हैवी हुई है। द सेल्स एट न्यू आउटलेट वर बिलो द एक्सपेक्टेशन, सेल वर बिलो द एक्सपेक्टेशन का मतलब है हम समझ रहे थे 26 यूनिट बिकेंगे, उधर 20 बिके हैं, इस लाइन से तो इतना फर्क नहीं पड़ता, मतलब सेल उस हद तक नहीं बढ़ी जिस तरह बढ़नी चाहिए थी। अच्छा जी, तो यहां पे हमने लिख लिया एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस हाई, सेलिंग एक्सपेंसेस शूट अप किए। इन्वेंट्री एट द न्यू आउटलेट वाज बिल्ड अप, नए आउटलेट पे इन्वेंट्री का अंबार लगा दिया, इन्वेंट्री का अंबार लगा दिया। बेटा पैसे कहां से आए हैं, बाय यूजिंग, इन्वेंट्री को बढ़ाया है, इन्वेंट्री को बढ़ाया बाय यूजिंग लिक्विड फंड्स अवेलेबल विद WL, इन्वेंट्री को बढ़ाया है यूजिंग कैश। इस तरह की लाइनें अब हम लिखा करेंगे सवाल में, पता नहीं कब लिखा करेंगे इधर। अच्छा, इन्वेंट्री बढ़ गई है यूजिंग कैश एंड एक्सटेंडिंग क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम लिक्विड फंड्स, तो कैश अवेलेबल थे ना, एंड एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम, कुछ कैश अपने पास पड़ा हुआ यूज किया है, कुछ हमने क्रेडिटर को रिक्वेस्ट की है टू डिले पेमेंट्स, जब उधर पेमेंट डिले हुई तो फिर हमारे पास स्टॉक खरीदने के पैसे वहां से भी आ गए। स्टॉक खरीदने के पैसे दो जगह से अरेंज किए हैं, एक तो हमारे पास अपना पैसा पड़ा हुआ था यूजिंग आवर ओन कैश, एंड सेकंड क्रेडिटर को रिक्वेस्ट की है टू डिले द पेमेंट। इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है यूजिंग कैश, और क्रेडिटर को रिक्वेस्ट की है टू डिले, टू एक्सटेंड क्रेडिट पीरियड, कि हमें क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड कर दें। चलें जी आगे। द इंटरेस्ट रेट ऑन एग्जिस्टिंग बैंक लोन हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू राइज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट, ठीक है जी, फाइनेंस कॉस्ट बढ़ गई है। अब मुझे ये बता दें यहां तक, वैसे ही आपसे पूछ रहा हूं, ऊपर ना जाएं, ऊपर बाद में जब जाना हो अल्लाह ने बोला। मुझे ये बताएं कि PBIT, मैं ये नहीं पूछ रहा सेल ये वो अक्साना, PBIT किस किस से हिलाना, अक्साना बताना, PBIT किस किस एडजस्टमेंट से हिलाना, बोले भाई सेल प्राइस कम हो गई है तो GP परसेंटेज, एंड तो PBIT इससे भी कम होना, PBIT इससे भी कम होना, और नहीं बस इन्वेंट्री खरीदी है, कैश इस्तेमाल हुआ है, क्रेडिटर को पेमेंट लेट की है। हाँ ये पैट में आएगा, पैट में ये तीनों आएंगे। अच्छा मजे की बात ये है कि ये वाली लाइन GP में जाएगी सिर्फ, और PBIT में ये वाली भी जाएगी और ये वाली भी जाएगी, और पैट में मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, पैट में तीनों जाएंगे, ठीक है। अच्छा आगे बोलना शुरू करें। अगर हमारे कोई मोटे मोटे आइटम्स की मैं बात करूं, मोटे मोटे आइटम्स की, अगर हमारे कोई एसेट्स हैं
तो उस पे क्या फर्क पड़ेगा? एसेट्स पे किसी रेशो में अगर डिनोमिनेटर में एसेट हुए तो एसेट बढ़ेंगे। किस वजह से बढ़ेंगे? ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी साइड पे आ जाएं। इक्विटी और लोन पर क्या फर्क पड़ेगा? इक्विटी और लोन पर जिस रेशो में गियरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है या डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, वहां पर हमारा लोन भी बढ़ जाएगा, वहां हमारा लोन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद इन्वेंट्री डेज हमारे स्टॉक, अब उस तरफ आ जाएं, इन्वेंट्रीज की तरफ। इन्वेंट्री डेज हमारे बढ़ जाएंगे। किस वजह से? कि इन्वेंट्री हमने ज्यादा स्टॉक कर ली है तो वो इतनी जल्दी बिकेगी नहीं। अच्छा, डेटर के बारे में कुछ बताया उसने? नहीं, डेटर के बारे में कुछ बताया नहीं। डेटर के बारे में तो फिलहाल कुछ नहीं बताया। डेटर डेज में पता नहीं हो सकता है फर्क पड़ा हो। अब डेटर डेज दिए ही नहीं, डाटा ही नहीं दिया हुआ। क्रेडिटर से हमने थोड़ी सी रिक्वेस्ट की है कि पेमेंट डिले कर दो ताकि हम उसको पैसे देने के बजाय स्टॉक खरीद लें, तो क्रेडिटर डेज भी हमारे सवाल में बढ़ गए हैं। अच्छा जी, अब मुझे बता दें कि जो रेशोज दी हुई हैं उसमें अगर डिस्कशन शुरू करें, जीपी डिवाइडेड बाय सेल, तो जीपी डिवाइडेड बाय सेल में जीपी को तो छोड़े, असल तो सेल का इंपैक्ट देखना होता है इसमें। सेल प्राइस क्या हो गई है? कॉस्ट ऑफ सेल के बारे में सवाल ने नहीं बताया। तो अब इसके अलावा सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में ये लाइन हिट करेगी? नहीं, नहीं, ये लाइन तो हिट नहीं करेगी। ये इसमें आप कह सकते हैं कि सेल थोड़ी कम हुई है एज एक्सपेक्टेड, लेकिन इससे शायद जीपी परसेंटेज पे तो फर्क नहीं पड़ता। तो बस लिखें जी, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, द सेल प्राइस एट न्यू सोशल स्टडीज, द सेल प्राइस, मिल ही आइएगा वैसे सोशल स्टडीज के सर को इस दफा तो मैडम, द सेल प्राइसेस एट न्यू आउटलेट, जीपी मार्जिन हेडिंग देना, जीपी मार्जिन, द सेल प्राइसेस एट न्यू आउटलेट आर केप्ट लोअर which has resulted in sale prices at new outlet, sale prices at new outlet, sale prices at new outlet are kept, बोले हैं, are kept lower, so GP percentage will decrease, so GP percentage will decrease। आगे चलें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है पीबीआईटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है पीबीआईटी। ये मुंह से बुलाए थे या वो जो मशीन तो माशाल्लाह और फूक मारने की ताकत दे। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखें जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन has decreased due to decrease in GP percentage, due to decrease in GP percentage, and increase in sales promotion expense and niche, and increase in sales promotion expense। कैसे? माय डियर, डिनोमिनेटर सेल नहीं डिक्रीज हो रही, सेल तो ओवरऑल बढ़ रही है ना, और एक जगह बस थोड़ी सी कम हुई है, उसका रोल इतना तो नहीं होगा। आगे चलें, बताएं ना आगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लिखें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो रही है? ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रही है। अब इसकी रीजंस पहले हाथ खड़ा करके बताएं, पीबीआईटी के एंगल से और कैपिटल एम्प्लॉयड के एंगल से। पीबीआईटी के एंगल से बताएं।
जीपी परसेंटेज कम हुई है और सेलिंग एक्सपेंसेस बढ़े हैं, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड के एंगल से बताएं, लोन बैठे बैठे भाई उधर से बोले कहते लोन बढ़ गया है, हाँ हाँ ठीक है, मतलब एंजॉय किया मैंने बैठे बैठे ना, लोन बढ़ गया है। अच्छा, लोन बढ़ने से डिनोमिनेटर बढ़ने से न्यूमरेटर कम हो जाएगा। ऑनली वाला सिनेरियो है ना, अलग अलग देखो ना, दोनों अलग अलग, असल में दोनों की एक तरह का रोल। पीबीआईटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पीबीआईटी क्या हो रहा है, उससे भी, और उससे भी रेशो कम हो जाएगी। लिखें, द प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड because of reasons discussed above. The profit is ना करो, the profit is reduced due to reasons discussed above. And increase in loan, increase in second last row, and increase in loan, register निकालने लगा, मेहरबानी, both will result in बोले decrease in reduction नहीं, decrease in return on capital employed. अच्छा जी, एवरेज टाइम टू पे, एवरेज टाइम टू पे क्यों बढ़वाया हमने, तो साथ वजह भी लिख दें, वजह टू मेक पेमेंट्स फॉर inventory for new outlet, to make payments for inventory for new outlet, we have requested creditors to extend our credit facility. आगे चलें, क्विक रेशो, इसकी डिस्कशन मैं करता हूं, इसकी मैंने जरा आराम से करनी है, वो एक सवाल भी आपको करवाना है जो कल होमवर्क में दिया था। इंटरेस्ट कवर लिखें, इंटरेस्ट कवर। अच्छा, इंटरेस्ट कवर की क्वेश्चन बताएं, ऊपर पीबीआईटी और नीचे पीबीआईटी क्या हो गया है, कम हो गया। पीबीआईटी कम होने से इंटरेस्ट कवर, और इंटरेस्ट लोन लेने से, इंटरेस्ट बढ़ने से डिनोमिनेटर बढ़ा, डिनोमिनेटर बढ़ने से डबल इंपैक्ट पड़ा। चले, द डिक्रीज इन पीबीआईटी, due to reasons discussed above, and increase in interest has resulted, या इज नेट इंपैक्ट, इज नेट इंपैक्ट लिखना है या हैज रिजल्टेड, दोनों ने एक ही तरह से रोल प्ले किया ना, दोनों ने कुट मारी है ना, दोनों ने कुट चढ़ाई है, हौसला तो किसी ने भी नहीं दिया। हैज रिजल्टेड इन डिक्रीज इन, has resulted in decrease in interest cover. So now we have only 2.5 rupees of PBIT. So now we have only rupees 2.5 of PBIT available to make payment of interest of 1 rupees.
टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 1 रुपीज, टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 1 रुपीज। तो किसी ने कहा कि ये 109 वाली बात क्यों लिख के आए हो, तो बच्चे ने जवाब दिया कि अम्मी ने कहा था पेपर में लंबे लंबे जवाब दे के आने बहरहाल 109 वाली बात भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। देखिए हम तो सीखने वाले हैं सारे। एसेट टर्नओवर लिखें जी, एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर में ऊपर क्या आता है? सेल। सेल वैसे ओवरऑल बिजनेस में बड़ी है, तो मानो या ना मानो सेल ओवरऑल बिजनेस में बड़ी है, क्योंकि कौन सा आउटलेट खुला है? नया। बड़ी बात सही बताया आप लोगों ने, नया आउटलेट खुला है। सेल ओवरऑल वैसे बड़ी है, उस हद तक नहीं बढ़ सकी लेकिन बड़ी तो है ना। अगर अगले साल पुराने आउटलेट सेल कर रहे थे, इस साल नए आउटलेट ने भी सेल किया, सेल तो बड़ी है। जीपी की बात नहीं कर रहा मैं, जीपी परसेंटेज की, सेल तो बड़ी है। लेकिन एवरेज कैपिटल, वो बोले ना, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या बढ़ गया है? लोन अच्छा खासा ले लिया है। लोन किस पर्पस के लिए लिया मुझे बताएं? तो लिखें, देयर इज अ डिक्रीज इन asset turnover, there is a decrease in asset turnover mainly due to increase in capital employed, increase in capital employed due to obtaining more loan from bank। एक बात अब करने लगा हूं, थोड़ी सी बर्दाश्त कर लीजिएगा। ये जो बिल्कुल ईपीएस में कॉन्सेप्ट सीखे ना, ये इस सवाल में भी लगेगा। एक बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है अगर समझ आ जाए। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पहले सेल कर रहा था कुछ, अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बड़ा है, तो अर्निंग में बूस्ट आना चाहिए, क्योंकि लोन लिया है तो लोन लेने से सेल बढ़नी चाहिए। ताकि ये रेशो बराबर रहती 1.7 पे। लोन लिया, लोन लेने से क्या, ये किधर है वो हमारा एक्सेल बुक 1 किधर है? ये ब्यूटीफुल फाइल नाम रखा हुआ हमने इसका, ब्यूटीफुल फाइल। इस तरह नाम अपने ऐसे बंदे तरह रिलैक्स होने के लिए रखता है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड था +100 इक्विटी +60 लोन, और मैंने सेल की हुई थी माशाल्लाह 190 की। तो बता दें सेल डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आ रहा है? 1.18। एग्जाम्पल दे रहा हूं 1.19, 1.18। ओके, I increase the loan by 30 rupees। I increase the loan by 30 rupees। पहले 160 रुपए मुझे कमा के दे रहे थे 190, पहले 160 रुपए मुझे कमा के दे रहे थे 190। अब 30 रुपए को मुझे कितने पैसे कमा के देने चाहिए? वैसे जरा कैलकुलेटर पकड़ के बताएं, 30 रुपए को कितने रुपए कमा के देने चाहिए? 30 रुपए मैंने और लगाए हैं ना, पहले कितने रुपए लगाए हुए थे, अब लोन ज्यादा ले लिया ना, अब नहीं ज्यादा पैसे होने चाहिए, ज्यादा पैसे होने चाहिए। मेरे तो ख्याल से ऐसे कर लें 30 इंटू 1.19, इस तरह भी नहीं बन जाएगा? 30 इंटू 1.19 35.7। यानी हमें सेल भी उसी तरह करके देनी चाहिए नए आउटलेट को। लेकिन एक लाइन लिखी हुई है, 2 लाइनें, सेल प्राइस भी कम रखी है, सेल भी कम हुई है।
सेल, ये सवाल ने फुल पेश किया आपको, सुन लो। ओए सर वो तो आधे नंबर लेने होते हैं, टेंशन ना डाला करें। तो से ये इस तरह के हौसले दिया करें आप हम लोगों को। तो मुझे बताएं, सेल प्राइस भी कम रखी है, इस वजह से भी सेल कम आई है, और सेल जितनी एक्सपेक्टेड थी अर्निंग में बूस्ट, उतनी बूस्ट भी नहीं आई। इस वजह से इन दो फैक्टर्स ने रोल प्ले किया है। और कैपिटल एम्प्लॉयड तो बड़ा है, लेकिन सेल प्रोपोर्शनेटली, लेकिन फ्यूचर में कहते हैं सेल तकरीबन उसी लेवल की हो जाएगी। अभी सेल शायद 20-22 रुपए हुई है, 30 रुपए लगा के, उस लेवल की सेल नहीं बढ़ी। क्या मतलब है इन दो लाइनों का? नए आउटलेट पे सेल प्राइस कम रखी है, और नए आउटलेट पे उतनी सेल नहीं हो सकी जितनी होती थी। इसका मतलब है जितना कैपिटल एम्प्लॉयड पहले सेल करके देता था, अब कैपिटल एम्प्लॉयड उतनी सेल करके नहीं दे सका। नए आउटलेट की बात कर रहा हूं। इस वजह से ओवरऑल क्या हो गया है, बोलें? ओवरऑल इफेक्ट पड़ा है। अब इसको 10 कर ले, पता नहीं उसमें क्या फर्क पड़ना है, वो तो वैसे सवाल बता रहे हैं ना, मैं आपको सेल के कम होने के रीजंस बता रहा था। इस वजह से ओवरऑल रेशो कम हो गई है। डन? तो लिखें ये, अगर बात लिख के आ सकें आप। फर्दर कैपिटल एम्प्लॉयड ने क्या किया है? नहीं अभी वही बात चल रही है माय डियर, कि लोन लेने की वजह से कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसकी वजह से ये रेशो कम हो गई है। फर्दर सेल हैज नॉट इंक्रीज्ड एज एक्सपेक्टेड। फर्दर सेल हैज नॉट इंक्रीज्ड एज एक्सपेक्टेड। सर सेल तो बड़ी है, पहले पुराने आउटलेट्स की सेल डालते थे, अब नए की डाली है। सर सेल तो बड़ी है, हाँ सेल बड़ी है, नीचे लोन भी तो बड़ा है ना, तो प्रोपोर्शनेटली सेल नहीं बढ़ी ना। तो सेल हैज, बोले बोले बोले, नॉट इंक्रीज्ड एज एक्सपेक्टेड। इसी वजह से फिर ओके आगे चलें। बोले आगे क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर लिखें जी। इन्वेंट्रीज इन न्यू आउटलेट, इन्वेंट्री इन न्यू आउटलेट इज क्या लफ्ज लिखा हुआ है? इज बिल्ड अप। इन्वेंट्री लेवल, इन्वेंट्री लेवल, बिल्ड अप तो कोई लफ्ज नहीं होगा, इन्वेंट्री बिल्ड अप तो लफ्ज नहीं होगा। इन्वेंट्री लेवल इन न्यू आउटलेट इज बिल्ड अप, सोशल स्टडीज, इज बिल्ड अप, so it has resulted, अच्छा इस तरह कर सकते हैं आप कि जहन में डेज सोच रहे हों और पेपर में खाली टाइम्स लिखाएं। अगर कर सकते हैं तो कर लें उल्टा हो जाएगा। चलो डेज सोच के फिक्रा लिखो ब्रैकेट में। सो इट हैज रिजल्टेड, ब्रैकेट में एक फिक्रा लिखें। सो इट हैज रिजल्टेड, ब्रैकेट में एक फिक्रा लिखें, इन मोर इन्वेंट्री डेज। So it has resulted in more inventory days. इसकी वजह से इन्वेंट्री डेज क्या हो गए? आप ब्रैकेट बंद कर दें। अच्छा तो is built up, so it has resulted in less inventory turnover. So it has resulted in less inventory turnover. अब ब्रैकेट वाला काट दीजिएगा या लिखा रहने दीजिएगा? लिखा रहने दीजिएगा। बेटे कल का होमवर्क नहीं किया, मैं तुझे जवाब नहीं दूंगा। कल का होमवर्क किया होता तो ये सारी बातें एक एक करके इतनी डिटेल से लिखी हुई थी होमवर्क में। तेरी सोच है कि पार्ट ए में नहीं था या? अच्छा बिरयानी के लिए, पता नहीं क्या बातें कर रही हैं। ओके साड़ा मोबाइल क्विक रेशो के बारे में लिखें, जल्दी करें। ओ भाई जल्दी बोल दो फिर हम आगे चलें। जल्दी से कोई हाथ खड़ा करके बता दे। बोले ना अच्छा
लिखें डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैश, ना 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 डिक्रीज इन कैश फॉर न्यू आउटलेट नहीं, वो कैश आना जाना बराबर हो गया है। डिक्रीज इन कैश फॉर न्यू आउटलेट नहीं, वो आना जाना बराबर हो गया है। डिक्रीज इन कैश, अच्छा करंट रेशियो पे शायद फर्क ना पड़े अगर आप कैश देके इन्वेंट्री खरीद लें, करंट रेशियो पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कैश और इन्वेंट्री वो कैश माइनस करके इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, वो वही रहेगा। क्विक रेशियो पे फर्क पड़ेगा। डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैश वजह बताएं आगे। टू बाय इन्वेंट्री, डिक्रीज इन कैश टू बाय इन्वेंट्री हैज रिजल्टेड इन decrease in current has resulted in decrease in cash, has resulted in decrease in quick assets, has resulted in decrease sorry, has resulted in decrease in quick assets so बोले so वो मैं बताता हूं। So quick assets, so quick ratio has decreased. अच्छा, अब एक डिस्कशन हमने छेड़ी थी कल, वो डिस्कशन जरा देख लें। तो मैं तो नहीं कर रजिस्टर कैसे रखने को, खोलें इसको। एक डिस्कशन हमने छेड़ी थी, वो जरा सुन लें। वो डिस्कशन क्या थी? वो डिस्कशन मैंने आपसे ये की थी, इधर देखिएगा कि क्रेडिटर डेज और डेटर डेज बढ़ने या कम होने से डेटर और क्रेडिटर पर फर्क पड़ता है, ऐसा ही है? तो क्यों ना जब हम करंट रेशोज निकाल रहे हों तो ये बात भी लिखाया करें। ये बात मैं ये बात कर रहा हूं, आप फिक्रा भी बना लेते हैं, फिक्रा बना लेते हैं। करंट एसेट्स, इंशाल्लाह बस 10 मिनट में खोल रहे हैं। डेटर और कैश, खामोश। 30 घर वालों को 2 दफा फोन आ चुका है और वो समझने की क्लास खत्म हो गई, मैंने कहा नहीं खत्म हुई, फिर आगे से फोन बंद हो गया। और आज असल में बहुत हो चुकी है ना, बहुत दिनों से बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा, क्या करें। अच्छा, डेटर और कैश आपके सामने आ रहे हैं। डेटर कितने आ रहे हैं? 50 के, और कैश 30 का। 2016 2017 में हमने कहा डेटर्स को, खुदा के लिए आप हमें थोड़ा टाइम दे दो, हमने पैसे नहीं देने। अब डेटर तो ये नए होंगे, पुराने 50 को तो पैसे दे चुके होंगे, उनसे 31 दिसंबर को पैसे जो मैंने देने थे, ये लोग डेटर थे 70 में साल के तौर पे, इसमें से 20 की पेमेंट्स मैंने 31 दिसंबर को कर दी और डेटर मैंने 50 कर दिए। लेकिन इस साल में डेटर्स के पास गया, मैंने कहा यार डेटर्स थोड़ा सा टाइम दिया करो, ऐसे तंग ना किया करो मुझे। तो डेटर ऑटोमेटिकली, डेटर्स से जब पैसे लेने हैं, देने हैं बोल रहा हूं, बस तो डेटर से पैसे जब हमने लेने हैं तो लेने गया तो डेटर से बात हुई कि यार पैसे दे दो, ये वो क्रेडिटर को हम पैसे देते हैं और डेटर से पैसे लेते हैं। अब डेटर से जब पैसे लेने की बारी आई तो हमने क्या कहा डेटर को, जरा सोच के बताएं। डेटर को अगर कहेंगे जल्दी पैसे दे दो तो फिर डेटर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? जल्दी बताएं। मेरा डेटर है, आप लोग कॉलेज वालों ने आपको कहा कि भाई जल्दी पैसे दे दो, तो डेटर क्या हो जाएंगे? कम। और अगर आपके डेटर डेज बढ़ा दिए कॉलेज वालों ने तो फिर डेटर अभी पैसे नहीं देंगे, तो फिर डेटर बढ़ जाएंगे। तो फर्ज करें डेटर 70 के हो गए, तो क्या बताएं इससे डेटर डेज पे फर्क पड़ा या करंट एसेट्स भी बढ़े?
करंट एसेट्स भी बढ़े। अच्छा, अब हम फिक्रा बना लेते हैं, ताकि अब हमें फिक्रा आप लोग बस यहीं से लिख लीजिएगा। इफ डेटर डेज, बोलें बोलें बोलें, आर increased, then debtors in, बोले 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 बोले, current assets also discuss about inventory and credit, एक ही बारी काम करा लो ना सारा, only in 3 lines with short से। अच्छा जी, अब ये 3 लाइनें जो हमारी बनेंगी, इन 3 लाइनों को हम जो है वो लाइव कर देंगे जी। डेटर डेज इंक्रीज से क्या होगा? डेटर डेज इंक्रीज से ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज कर जाएंगे। जब ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज होंगे तो करंट एसेट बढ़ जाएंगे, करंट एसेट बढ़ जाएंगे तो करंट रेशो बेटर हो जाएगी। इन्वेंट्री डेज इंक्रीज होंगे तो इन्वेंट्री, बोले बोले बोले, इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। जब वो छोड़े इंडिकेटिंग शिंडिकेटिंग, इन्वेंट्री बढ़ने से करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे। करंट एसेट्स असल में ये वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशियोज का लिंक हम डेवलप करें लिक्विडिटी से, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से। और क्रेडिटर डेज अगर इंक्रीज कर जाएंगे, जरा बताएं, क्रेडिटर डेज अगर इंक्रीज कर जाएंगे तो क्रेडिटर को ज्यादा दिनों बाद पैसे देने होंगे, तो इससे ट्रेड पेएबल्स बढ़ जाएंगे। तो ट्रेड पेएबल्स बढ़ जाएंगे तो क्या बढ़ेंगी? करंट लायबिलिटीज। लिखें, डेटर इंक्रीज, डेटर डेज इंक्रीज, डेटर इंक्रीज, नहीं कुछ भी नहीं, डेटर डेज इंक्रीज, डेटर इंक्रीज, नई अंग्रेजी आज मारे, डेटर डेज इंक्रीज, डेटर इंक्रीज। डेटर इंक्रीज का कंक्लूजन आगे लिखें, करंट एसेट इंक्रीज, करंट रेशो इंक्रीज, करंट एसेट इन करंट रेशो इंक्रीज। सिमिलरली इन्वेंट्री डेज इंक्रीज, बोले बोले बोले, इन्वेंट्री डेज इंक्रीज। तसल्ली से बताएं, इन्वेंट्री जल्दी बिकेगी लेट? बोले जल्दी, लेट बिकेगी। जब इन्वेंट्री लेट बिकेगी तो इन्वेंट्री ज्यादा पड़ी रहेगी, तो इन्वेंट्री डेज, तो करंट एसेट्स विल इंक्रीज। इन्वेंट्री डेज इंक्रीज, इन्वेंट्री इंक्रीज, सो करंट एसेट्स विल इंक्रीज, और फिर करंट रेशो विल इंक्रीज। अच्छा, क्रेडिटर डेज इंक्रीज, इससे क्या होगा जल्दी बताएं? क्रेडिटर डेज इंक्रीज, क्रेडिटर इंक्रीज, सो करंट लायबिलिटी इंक्रीज एंड करंट रेशो डिक्रीज। चलें जी, अब नो रटा, जस्ट टॉक अबाउट लॉजिक। जल्दी बताएं, डेटर डेज बढ़ गए तो डेटर पैसे, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वेल डन वेल डन। सेंसिबली सोचे जाके कल का होमवर्क भी रिवाइज करें और फिर हम छुट्टी करें। मैं बहुत कुछ कराना था, आज नहीं करवा सका, माजरत। अच्छा, डेटर डेज इंक्रीज होने से डेटर्स, बट डेटर पैसे नहीं दे रहे ना, तो डेटर डेज इंक्रीज हो गए, डेटर पैसे नहीं दे रहे तो डेटर्स, हरिपुर हरिपुर, इधर बैठा बैठा हरिपुर पहुंच गया। डेटर डेज बढ़ गए, डेटर ज्यादा दिनों बाद पैसे दे रहे हैं तो डेटर बढ़ गए, तो डेटर बढ़ गए तो करंट एसेट, करंट एसेट बढ़ गए तो करंट रेशो बढ़ गई। इन्वेंट्री डेज ज्यादा हो गए, इन्वेंट्री ज्यादा दिनों बाद बिक रही है तो इन्वेंट्री बढ़ गई, इन्वेंट्री बढ़ने से करंट एसेट्स बढ़ गए, करंट एसेट्स बढ़ने से करंट रेशो बढ़ गई। क्रेडिटर डेज बढ़ गए, क्रेडिटर डेज बढ़, खुरक ना कर, कॉन्सेप्ट क्रेडिटर वाला इंपॉर्टेंट है। क्रेडिटर डेज बढ़ गए, क्रेडिटर डेज बढ़ने से क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर बढ़ने से करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी बढ़ने से करंट रेशो,
क्विक रेशो पे सिर्फ फर्क डालेंगे डेटर और करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशो, अच्छा सॉरी, क्विक रेशो पे इन्वेंट्री फर्क नहीं डालेगी। सवाल तो हम टेस्ट में डालेंगे सैटरडे को कि इन्वेंट्री बढ़ने से क्विक रेशो पे क्या, अच्छा तो इन्वेंट्री से क्विक रेशो पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्विक रेशो पे सिर्फ किस किस से फर्क पड़ेगा? सारे करंट एसेट्स सिवाय इन्वेंट्री और प्री पेमेंट्स और करंट लायबिलिटीज भी। अब मुझे बताएं हमारे सवाल में कि क्या लिख के क्विक रेशो हमारी बढ़ रही है या कम हो रही है? बेटा आखिरी दफा तेरा दिमाग इस्तेमाल करने लगा हूं इस सवाल के लिए। क्विक रेशो बढ़ रही है या कम हो रही है हमारे सवाल में? कम हो रही है। हमारे पास करंट एसेट्स कम पड़े हैं करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए। एक वजह आपने बताई है कि पैसा चला गया इन्वेंट्री को खरीदने के लिए, और इन्वेंट्री तो क्विक एसेट्स में आती नहीं, पैसा चला गया उधर। दूसरी वजह क्रेडिटर के एंगल से कोई बता दे तो कमाल हो जाए, इतनी लंबी बहस का कोई नतीजा निकल आए। अगर क्रेडिटर डेज बढ़ रहे हैं तो क्रेडिटर बढ़ रहे हैं, क्रेडिटर बढ़ने से करंट लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी। करंट लायबिलिटीज नीचे पड़ी होती हैं, करंट लायबिलिटीज बढ़ने से क्विक रेशो कम हो जाएगी। ये एक दो सवालों में कल हमने लाइन पता नहीं डाली थी, ये मैंने आपको कहा था आज बताऊंगा। तो एक उर्दू में बात लिखें कि डेटर क्रेडिटर इन्वेंट्री डेज की डिस्कशन आपने क्विक और करंट रेशो में भी करनी है। डेटर इन्वेंट्री और क्रेडिटर डेज की डिस्कशन लिक्विड रेशो, रेशोज का नाम क्या करंट एसेट और लायबिलिटीज वाली? लिक्विडिटी रेशोज नाम है। हाँ, की डिस्कशन लिक्विडिटी रेशोज में भी करेंगे, की डिस्कशन लिक्विडिटी रेशोज में भी करेंगे। अच्छा, अब माजरत हम ये नहीं कर सके, बस ठीक है, इसको देख लें। होमवर्क कल वाला, एक मिनट भाई, हमने कुछ एक दो लाइन आपको लिखनी सिखानी थी, इसको देख लें। इधर देखें, कल का होमवर्क सारे टेंटेटिव एंजॉय करेंगे। डेटर मार्केट में कितने दिनों में पैसे दे रहे हैं? हमारे डेटर जल्दी स्लो, हमारे डेटर स्लो पैसे दे रहे हैं। इन्वेंट्री लोग कितने दिनों में बेच देते हैं? हम कितने दिनों में बेच रहे हैं? हम स्लो बेच रहे हैं, इन्वेंट्री स्लो बेच रहे हैं। अच्छा, वैसे वर्किंग साइकिल भी निकलवाना चाहिए था। 45 माइनस 10, ज़बानी 45 माइनस 10, 35 दिन चाहिए। किस मकसद के लिए? बोले ना 35 दिन चाहिए, 35 दिन के लिए कहीं से पैसे चाहिए, बस ये बात है। 35 दिन के लिए इंडस्ट्री को कहीं से पैसे चाहिए, और हमें 33 जमा 18 माइनस 14, हमें भी 37, लेकिन इंडस्ट्री को 35। ठीक है, अब 1 बाय 1 ब्रेकअप करना पड़ेगा। इन दोनों में हम इंडस्ट्री से थोड़ा सा पीछे हैं, ये क्लियरली पता चल जाता है, लेकिन इसमें इंडस्ट्री की नॉर्म भी फिर यही होगी। जब 10 दिन में इंडस्ट्री में पैसे दे रहे हैं ना, तो फिर क्रेडिट पीरियड भी याद रखिए तकरीबन यही होगा। हम पता नहीं मिनते मुनते करके 14 दिन करवाते हैं, या फिर हमारा उससे रिलेशन खराब हो रहा होगा इस वजह से। इस तरह का कोई कमेंट देके आ सकते हैं, क्योंकि यू कैन टेक इंडस्ट्री एवरेज एज आ क्रेडिट पीरियड एग्रीड। अगर इंडस्ट्री में ये चल रहा है तो आप कोई चाचा के पुत्र तो नहीं है कि आपको वो हो रहा होगा, लेकिन क्रेडिट पीरियड अलग से भी दे सकते हैं। अब क्रेडिट पीरियड सवाल ने नहीं दिए। अब हमने कहा था कि परफॉर्मेंस को जज करें यूजिंग डेज एंड टाइम्स। अच्छा, डेज को कभी हमने टाइम में कन्वर्ट नहीं किया था, तो उसको करते थे 365 नीचे रखते थे उसमें, इसमें 365 ऊपर आएगा, 365 डिवाइडेड बाय ये। तो ये कंपनी ने सारी रेशोज किस में निकाली? टाइम में। ये किसकी थी? इंडस्ट्री की, ये हमारी, और ये। अच्छा, इंटरप्रिटेशन,
इंटरप्रिटेशन 30 और 33 डेज में, वी आर डेटर्स टेक 3 days longer than industry to pay, showing slow recovery by us, या debtor take 3 days, या we receive money 3 days late। लोगों की रेडी पे 15 दिन में नया स्टॉक आ जाता है, हमारी रेडी पे 18 दिन बाद नया स्टॉक आता है। होल्डिंग इन्वेंट्री 3 days longer than industry shows slow movement of our stock. The company pays suppliers 4 days later than the industry, improving liquidity, इससे हमारी liquidity improve होगी। However, prolonged delays may reduce supplier confidence। अच्छा, टाइम्स में ये होता है 11 दफा means receivables are collected about 11 दफा आज ईयर। ये फिक्रा मैंने कहा था आपको किसी दिन लिखवाऊंगा, ये जरा याद कीजिएगा। 20 दफा मींस इन्वेंट्री इज रिप्लेस्ड 20 दफा, ये तो आसान है। 20 दफा मींस इन्वेंट्री इज रिप्लेस्ड 20 दफा, और इसका मतलब होता है 11 दफा डेटर का अकाउंट खाली हो गया है, और इसका मतलब होता है 20 दफा इन्वेंट्री वो मेज खाली हो गई है, और इसका मतलब होता है 26 दफा क्रेडिटर का अकाउंट क्या हो गया, खाली हो गया। तो बहरहाल इन तीनों लफ्जों को याद कर लीजिएगा, इंटरप्रिटेशन के एंगल से हमेशा इसी तरह डिस्कशन करके आइएगा। खुदा ना खास्ता उसने टाइम्स में इंटरप्रिटेशन मांगी तो इन फिक्रों को जरूर याद कीजिएगा। डन, बोले 11 दफा डेटर साल में पैसे दे जाते हैं, 11 दफा डेटर अकाउंट खाली हो जाता है, और जो कोई कहे मेरा तो 2 दफा में डेटर अकाउंट, 3 दफा में डेटर अकाउंट, अब जरा सोचिएगा क्या करना है। और इन्वेंट्री 20 दफा में रिप्लेस हो जाती है, और अगर कोई बंदा ऐसा है जो 30 दफा 40 दफा इन्वेंट्री रिप्लेस कर रहा है, बार बार रिप्लेस कर रहा है, तो जबरदस्त जा रहा है। तो ये जरा देख लीजिएगा। अच्छा, वो नोट्स पे लिख लें आप हज़रात, जो मैंने कल आपको कहा था, ये भयानक बातें 2, ताकि नोट्स में कोई मसला ना रह जाए। नोट्स ढूंढने किधर है, ये नोट्स करंट रेशो का एक, भाई वो मुझे पता है कि वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशोज क्या होती हैं, वो आपको भी पता है वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशोज क्या होती हैं, वो उनका नाम नहीं बदलना। करंट रेशो का एक नया नाम लिखें, वर्किंग कैपिटल रेशो। नोट्स में जरा ढूंढे, सफा मिल रहा है, करंट रेशो, आखिरी पेज, बिल्कुल नोट्स का आखिरी पेज। करंट रेशो का नाम, क्विक रेशो का नाम, एसिड टेस्ट रेशो या लिक्विड रेशो। अच्छा, एक भयानक नाम, जिन 2 रेशोस का नाम हमने लिक्विडिटी रखा था, जिन 2 का नाम हमने लिक्विडिटी रेशोस रखा था, उनका नाम हमने एक और आज डाला है, शॉर्ट टर्म, और नीचे जो गियरिंग रेशोस हैं उनका नाम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोस। ठीक है, पॉज करो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो, जी नहीं, अच्छा उसने पॉज करो एक ही दफा, ऑनलाइन वाला इंशाल्लाह ट्यूसडे को मिलते हैं। लिक्विडिटी रेशोस का नाम बोलें, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। करंट रेशो का नाम एक और बोलें, एसिड टेस्ट रेशो का नाम लिक्विड रेशो, और इनका नाम जाए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। कल तो क्लास नहीं है, कल तो या परसों किसी टाइम में वो रेशोस के एमसीक्यूज के लिए आपको बस ऑनलाइन लूंगा, क्लास तो नहीं है। बसंत क्या होती है, मुझे क्या पता बसंत क्या होती है, मैंने कभी गुड्डा, अच्छा चलो अल्लाह आप सबको गुड्डा दे, माशाल्लाह दुआ करें, अल्लाह आप सब गुड्डी दे, गुड्डा दे, सब दे अल्लाह आपको, माशाल्लाह गुड्डे गुड्डियां हो घर में, हर तरफ गुड्डे गुड्डियां, माशाल्लाह। चलो बस करो।